Okay, so let's start class 9 science chapter number 9, that is the forces and laws of motion, right? So in the previous chapter in the physics section, that was the motion, and in that motion chapter we have learned about that the object can be in motion. With that motion we have found the terms path length, displacement, velocity, speed, acceleration. They are all things we have seen, but in that chapter we have not discussed about the cause of motion. मोशन हो क्यों रहा है, What is responsible for the motion? मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमने वो बात ही नहीं की थी. हमने खाली बात किया था कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, राइट, तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी. बट ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मोशन, that thing we have not discussed in the last chapter. So this chapter is all about the reason behind the motion. Reason behind the motion. Okay, let us consider a very simple example. If this is ground and some ball is here, okay, and if this ball is in the rest, if the ball is in the rest, and if you want this ball to move, अगर आप चाहते हो कि ये बॉल मूव करे, मोशन में आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा. अगर आप इस बॉल को मोशन में लाना चाहते हो ना, तो आपको या तो इस बॉल को यहाँ से हिट करना पड़ेगा विद सम बैट, और यू कैन किक द बॉल, है कि नहीं. आइदर यू कैन किक द बॉल और यू कैन हिट इट विद अ बैट, राइट, एंड देन वी कैन से द बॉल विल कम इन द मोशन. ओके, fine. So here the reason behind the motion of this ball is the hit of the cricket bat, or you can say the kick that we give to this ball, right? Similarly, let us consider that this ball is already moving. Now suppose this ball is moving, and if you want to stop the ball, what will you do? अगर आपको इस बॉल को रोकना है तो आप क्या करोगे. ये बॉल ऑलरेडी मोशन में है, सपोज, राइट. शोएब अख्तर ने बॉल फेंका बच्चों 150 की स्पीड से. कितने स्पीड से बॉल फेंका शोएब अख्तर ने? 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शोएब अख्तर ने बॉल फेंका. ओके, और अपना राहुल द्रविड़ क्या करता है पता है? राहुल द्रविड़ बहुत ही प्यार से उसको टक, बेचारा इतना दौड़ के आता है शोएब अख्तर, इतना भाग के आता है शोएब अख्तर, इतना तेजी से बॉल डालता है, पूरी एफर्ट निकाल कर. द्रविड़ क्या करता है? टक, मतलब द्रविड़ क्या करेगा, बैक से अब बॉल को जो है ना उधर ही रोक देगा, राइट. ओके, मींस अगर आपको मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना है ना, जैसे कि शोएब अख्तर की बॉल को रोकना था द्रविड़ को, तो अगर मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना है ना, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव सम एफर्ट टू स्टॉप दैट बॉल और टू स्टॉप दैट मूविंग ऑब्जेक्ट. सिमिलरली अगर गाड़ी मोशन में है, ओके, आप अगर गाड़ी लेके निकले हो, आपकी गाड़ी जा रही है एकदम स्पीड में, और सामने देखा कि पत्थर आ गया, बाप रे, क्या करोगे? ब्रेक अप्लाई करोगे, yes or no? ब्रेक अप्लाई करोगे. ब्रेक इज आल्सो वन काइंड ऑफ द एफर्ट दैट यू आर गिविंग टू स्टॉप दैट व्हीकल, राइट. मतलब ये जो मैं आपको कह रहा हूं, these are all the reason और cause of the motion. क्या है ये सब? ये सब जो है ना वो मोशन का कॉज है, कि मोशन हो क्यों रहा है. तो ये जितना भी हमने कहा ना बच्चों, इस बॉल को लात मारना या बैक से मारना, या बॉल आ रहा है उसको रोकना, राइट, या किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या ऑब्जेक्ट को पुल करना, दिस ऑल थिंग्स टुगेदर आर कॉल्ड एज एफर्ट्स, एंड दिस एफर्ट्स आर कॉल्ड एज फोर्स. क्या है बच्चों? ये फोर्स है. तो फोर्स एक सिंपल सी चीज है बच्चों. अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन बदलना है या ऑब्जेक्ट का स्टेट बदलना है, तो आपको फोर्स चाहिए. फोर्स के बिना ऑब्जेक्ट का स्टेट बदलना पॉसिबल नहीं है, राइट. तो मैं सिंपल सा डेफिनेशन लिखता हूं सबसे पहले. तो फोर्स क्या है? तो फोर्स इज द कॉज बिहाइंड द मोशन. फोर्स इज द कॉज बिहाइंड द मोशन. मोशन के पीछे का जो कॉज है ना, वो कॉज क्या है बच्चों? फोर्स है, राइट. ओके, चलिए आप और डिटेल में इसको लिख सकते हो. Force is necessary to change state of motion of an object. It is necessary to change the state of the motion of the object. That means
by the force you can either bring the stationary object to motion, right? जैसे कि बॉल पड़ा हुआ था उसको हम फोर्स लेके मोशन में ला सकते हैं, या तो अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तो आप उस ऑब्जेक्ट का मोशन भी बदल सकते हो। क्या कर सकते हो? ऑब्जेक्ट का मोशन बदल सकते हो, राइट? क्रिकेट का ही एग्जांपल लो, राइट? एकदम स्पीड में बॉल आया, ओके, विराट कोहली स्ट्रेट ड्राइव मारेगा, क्या होगा? स्ट्रेट ड्राइव मारने से बॉल जिस तरफ से आया है ना, राइट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वापस जाएगा, ओके। तो विराट कोहली अपने बैट से जो फोर्स दे रहा है ना, उस फोर्स की वजह से बॉल क्या हो गया? उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ओके। तो आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, व्हेनेवर यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन, राइट, अगर आपको मोशन का ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना है तो कंपल्सरी यू रिक्वायर फोर्स, ओके। सो फोर्स इज द एजेंसी व्हिच कैन ब्रिंग stationary object to motion, or it can change the velocity of the moving object. So I will write at last, force is external agency which can bring stationary object to motion, which can bring stationary object to motion, or can change velocity of moving object. It can change velocity of the moving object, राइट? तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो बच्चों ऐसा कहा जाएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है पहले से, अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है, एंड इफ यू डोंट गिव एनी फोर्स, right, force is necessary if you want to change the state of object, right? अगर आपको ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज करना है तो फोर्स चाहिए ही चाहिए। So consider if the object is already in motion and if you are not giving any force, then if you are not giving any force, then what will happen? So if you will not give any force, that means there will be no change in state of motion, means the object will keep on moving. This is what we can say, right? Because force जहां लगेगा वहां पे मोशन बदलेगा, जैसे ही फोर्स लगा मोशन बदला, मतलब फोर्स नहीं लगेगा तो मोशन नहीं बदलेगा। मतलब अगर पहले से कोई बॉल मोशन में है, if the ball is already in motion and if you are applying no force, the ball will keep on moving. Is it true? It is not true. We know that if I just throw the ball like this on the floor, if I throw the ball on the floor, okay, what will happen? It will go up to some distance and finally it will stop. Finally what will happen? It will stop. We know that, okay, after some distance it is going to stop, okay. So here if the ball is stopping, that means there has to be some force, because अगर फोर्स नहीं होता तो बॉल तो जाता ही जाता, आगे जाता ही जाता, आगे जाता ही जाता, बॉल को तो रुकना ही नहीं था if there is no force. So who is providing the force here? So here the force is provided by the friction. What is it? Friction. So we are introducing a term, and that term is the friction. So friction is the force acting between two surfaces in contact. Friction is the force acting between two surfaces in contact which oppose the motion. What will it do? It will oppose the motion. It will oppose the motion, right? Okay. Chalo. Now, before going into the detail of friction, let's talk about the balanced and unbalanced force. It's quite simple thing. Let's say it is a balanced force, and here we will understand the unbalanced force. Now let's consider a very simple example. Okay, if that is a huge box, एक बहुत बड़ा बॉक्स है, राइट? सपोज समझ लो एक बहुत बड़ा बॉक्स है, ओके, एंड दोनों तरफ रस्सी बांध दी है बॉक्स को, ओके, एंड यहाँ पे एक हॉर्स को लगा दिया बॉक्स खींचने के लिए. देयर इज अ हॉर्स हियर,
and here also there is a horse, and the both horses are, let us consider both the horses are having the same height and weight. So both are going to apply the equivalent efforts because both the horses are same. Okay, so what will happen? Can you tell me which direction it is going to move? It will not move anywhere. Why? Because जितना एफर्ट यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा है उतना ही एफर्ट यहाँ से लग रहा है, तो ये कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है। You must have seen the event of tug of war. Tug of war खेला भी होगा आपने, है ना? And we know that in tug of war, if both the sides the players are same, even both the sides the players are same, if the players are heavy enough on both the side, then the rope is going to go nowhere. The rope will stay there only. Okay, but as soon as one of the team get heavier, अगर एक तरफ से ज़्यादा effort लगी, ज़्यादा force लगा, then जो है वो खींच जाएगा. Right? Okay. So what is the balanced force? The balanced force is the forces when they all combine together will give no force. मतलब सब एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे. Right? जितना एक तरफ से खींचा उतना ही दूसरी तरफ से खींचा. That is called as what? Balanced force. So balanced force are those which will nullify each other. They will nullify each other. Right? So we can write here. Let's say if this force is F. Here also the same force is F. If both sides of forces are same, we can say there will be no motion or no movement. There will be no movement. Okay, so we can say the balanced forces are those the forces which nullify each other. The forces nullify each other. The forces which nullify each other. ऐसे forces एक दूसरे को nullify कर देंगे. And if the forces are nullified, तो net force कितना बचेगा? What is the net force? Resultant force will be zero because सब तो balance हो जा रहा है. So here the net force will be zero. So we can write here the net force is equal to zero. Okay. So if the more than one forces are acting, and if the forces are balanced, if the forces are equal in opposite direction, so there will be no net force and there is going to be no movement of the object. Right? That is called as a balanced force. Now, let's talk about the unbalanced force. Now, same thing. Let us consider there is a box here. Both sides there is rope. Now, consider on this side there is a horse. एक तरफ horse बांध दिया खींचने के लिए, and there is another side there is an elephant. Now, what will happen? We know that elephant is a heavy animal. An elephant will obviously give more force. What does that mean? This side the force is F. Let's say this side the force is F dash. Both forces are different, and we know that elephant is going to give more effort. It will produce more force. Okay. So here we can say this force of elephant is more than force of the horse. So अगर यहाँ से ये ज़्यादा खींच रहा है ना, तो ultimately जो box है ना, movement होने वाला है इस तरफ. So here what will happen? The box will move. What will happen? The box will move. Right? Okay. So what is the unbalanced force? The unbalanced forces are those forces which will not nullify each other. मतलब यहाँ पे nullify होने वाला नहीं है. There will be some resultant force. कुछ ना कुछ force बाकी बच जाएगा. Right? एक सिंपल सा बच्चे एग्जाम्पल. Suppose ये एक बॉक्स है. यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स लगा, यहाँ पे 5 लगा, रिजल्टेंट विल बी 0. Both are equal and opposite, resultant will be 0. But consider if there is a box, here is a 10 and here is 7. I can see there is more force on this side. That means the box is going to move in this direction. This is the case of unbalanced force, and this is the case of the balanced force. Very simple, right? So here for the unbalanced force, net force is not equal to 0. Okay, so हम वापस ऊपर ये स्टेटमेंट पे जाएंगे. We told that for the motion force is required, right? Or for the change of state of motion, for the change of state of motion, force is required. This is what we have told. But now I will do the correction. What the correction is? For the change of state of motion, unbalanced forces are required, because if the forces are balanced, there will be no change of state of motion. There will be no change of state of motion if there is balanced force. Right? So if you want to change the state of the motion,
अगर आप ऑब्जेक्ट के मोशन को बदलना चाहते हो, आपको कुछ ना कुछ अनबैलेंस फोर्स देना ही देना है. विदाउट अनबैलेंस फोर्स वी कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर? Okay, so I'll just make a last statement here to change state of motion. What we need is unbalanced force is needed, because if there is a balanced force तो resultant कुछ बचने वाला ही नहीं है. If it is a balanced force, there will be nothing left as a resultant force. Balance है तो कोई resultant बचेगा ही नहीं, right? So definitely we require unbalanced force if we want to change the state of object. So we have started from what is responsible for the motion. So the force is responsible for the motion. Not only the force, but unbalanced force is responsible for the motion. Without unbalanced force, we cannot change the state of motion of object. Okay, so force is the responsible thing to bring the stationary object to the motion, and if the object is already moving, then the force is capable of changing the velocity. That means the force can speed up the object, or the force can slow down the object, or the force can change the direction of the motion of the object. Okay, if you give no force, the object will keep on moving, keep on moving, keep on moving if there is no friction. But in reality, if we apply no force, the object will move up to some distance and then it will stop, and the reason behind that is the friction force. Friction force is the force which act between any two contact surfaces. आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ. आप साइकिल चलाते होगे तो साइकिल में ब्रेक आता है ना, तो ब्रेक के जो रबर होते हैं वो बार बार घिस जाते हैं, राइट? क्यों घिस जाते हैं? क्योंकि जैसे ही आप ब्रेक मारोगे तो ब्रेक के जो रबर है वो टायर के साथ चिपकेंगे, टायर इज मूविंग, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट दो सरफेसेस घिसेंगे एक दूसरे के साथ, ओके, एंड दैट इज द फ्रिक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो टायर है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होगा. सिमिलर टायर खुद भी घिस जाता है. क्यों? रीजन बहुत सिंपल है बच्चों के. टायर जो है वो रोड के ऊपर चलेगा, सो ऑब्वियसली देयर विल बी मूवमेंट बिटवीन द रोड एंड टायर, तो वहां भी टायर जो है वो घिसने वाला है रोड के ऊपर, and because of that what will happen, the tire जो है वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा. This is the friction. Okay, now you just copy all these things, then we'll move further. Okay, so now let's just write about the force in brief कि force क्या क्या कर सकता है. So force can first thing, it can bring stationary object to motion. It can bring stationary object to motion, or it can speed up moving object. It can speed up the moving object, or it can slow down the moving object. It can slow down the moving object, or it can change the direction of the moving object. It can change direction of moving object. Can change the direction of the moving object, right? In some cases it can change the size and shape. It can change size and shape. Size in the case of spring. सिंपल सी बात है बच्चों, अगर स्प्रिंग है, if you extend the spring, what will happen? The length will increase. If you compress it, what will happen? The length will decrease. Shape. In what case shape? Balloon. So if there is a balloon, right, if you just compress the balloon, the shape is going to be changed. So इतना काम कर सकता है बच्चों force. And in this chapter we will be just focused on these three things. On these three things we will be focused on this chapter. Right? Now let's talk about the friction now in detail. So as I told you, friction क्या है? तो friction is the force that oppose the motion. Force that oppose the motion. Friction is the force that oppose the motion. फ्रिक्शन का काम है मोशन को रोकना. जैसा मैंने आपको बताया, आप किसी भी बॉल को धक्का मारोगे तो थोड़ा डिस्टेंस से जाकर रुक जाएगा. कहां लगता है फ्रिक्शन? इट एक्ट बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड द सरफेस शुड बी इन मोशन. सो द फोर्स दैट अपोज द मोशन एंड एक्ट बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, एक्ट बिटवीन टू surfaces
in contact, right? Okay, now one very important thing that you need to understand is it is a self-adjusting force. Friction is self-adjusting force. Friction is self-adjusting force. Just try to understand this. Consider that on some surface there is a box. एक बड़ा सा box, right? There is a huge box. Consider. Okay, and we want to move this box. This box is right now in रेस्ट कंडीशन एंड वी वांट टू मूव द बॉक्स. अब तो का बॉक्स मूव कराना है. सो कंसीडर कि मैंने एक बच्चे को बुलाया और उसको बोला इसको धक्का मार. ये एक बच्चा यहाँ पे आया एंड ही इज ट्राइंग, इसको धक्का मारा. ही इज ट्राइंग बट ब्लॉक मूव ही नहीं हो रहा है. बच्चा तो फोर्स दे रहा है और हमने ऐसा पढ़ा कि भाई फोर्स दिया तो मोशन होना चाहिए. तो बच्चा धक्का मार रहा है, फोर्स दे रहा है बट मोशन नहीं हो रहा है. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स the force applied by this boy must be balanced. Then only there will be no motion. Because when the forces are balanced, there will be no net force. That means when the boy is applying the force F, the friction acts on the surface and that friction is also F. The friction is also F. And because of that, two opposite forces are equal. They are going to cancel each other. That means the block is not going to move. Okay. एक बच्चे के पास की बात रही थी ब्लॉक को हटाने की. हमने एक दूसरे बच्चे को बुला लिया साथ में. दो बच्चे आ गए. एक तो था ऑलरेडी, एक और आ गया साथ में. बोथ आर अप्लाइंग द फोर्स. अब एक बच्चा F फोर्स अप्लाई कर रहा था तो दो बच्चों ने मिलकर कितना फोर्स अप्लाई किया? 2F. Consider still the box is not moving. Suppose the box is very heavy and the two students are also not capable of moving the block. Now two students together are applying the force 2F and still the box is not moving. That means this 2F has to be balanced by some force. Because whenever there is balancing of the force, there will be no motion. So here, as the block is not moving, that means this 2F must be balanced and this is balanced by the friction. So now the friction will adjust itself and become 2F. So when the force from the boy is F, the friction is also F. Friction is balancing it. When the force becomes 2F, friction is also adjusting itself. Friction is becoming 2F. Right, let's consider we have asked 3 boys to do the work. 3 बच्चों को बुला लिया. Right, now these 3 together are applying the force 3F. And consider the block is still not moving. इतना heavy है block के move ही नहीं हो रहा है. So now, what is the friction? 3F. Because they are applying the force 3F. And if this block is still not moving, that means friction is still adjusting itself and the friction is becoming 3F. The friction is becoming 3F. But that is the capacity of the surface to hold the object. Surface का एक particular capacity है. उसके बाद जो object है वो move हो जाता है. But object जब तक motion नहीं करेगा ना, until the object comes in motion, the friction will balance the external force. जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन में उतना ज्यादा हो जाएगा and they are going to nullify each other and that is why we can say friction force is self adjusting until the object comes in motion. Now once the object comes in motion, now it will become unbalanced forces. Object motion में तभी आएगा जब ये एक्सटर्नल फोर्स जो दे रहा है ना वो फ्रिक्शन से बढ़ जाएगा. Right, let's consider कि ये जो सरफेस है ना वो मैक्सिमम इतना ही फ्रिक्शन दे सकता है. Just for example समझो. Okay, सरफेस जो है वो कुछ ना कुछ मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है. राइट, उसके बाद अगर और ज्यादा फोर्स लगा तो ब्लॉक इज गोइंग टू मूव. दैट इज ऑब्वियस थिंग. राइट, एक पर्टिकुलर लिमिट तक ब्लॉक वहीं का वहीं रहेगा जब तक फोर्स इतना ज्यादा नहीं होगा. वंस द फोर्स विल बी मोर देन फ्रिक्शन, द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव. सो नाउ लेट्स कंसीडर दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन 3F. इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन 3F. सो टिल दिस 3F the friction is adjusting itself. Friction is adjusting itself. That's why I have written friction is self adjusting force. कब तक? Till object comes in motion. Until object comes in motion. So friction is self-adjusting until the object comes in motion. Right. Now let's consider. अब इसके बाद अगर suppose 5 बच्चों को बुला लिया, अब क्या होगा? अब आगे 5 बच्चे 1 2 3 4 5. अब 5 बच्चे मिलकर कितना फोर्स लगाएंगे? 5F. And we know that friction is maximum value having 3F.
फ्रिक्शन का इस केस के लिए मैक्सिमम वैल्यू 3 है, फिर उससे ज्यादा फ्रिक्शन लगने वाला नहीं है। सो नाउ यू कैन सी दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब ये कितना हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो गया, बिकॉज यहाँ पे 5F है एक तरफ से, दूसरी तरफ से खाली 3F लग रहा है, मतलब ये अनबैलेंस हो गया। कितना बाकी बचा, एक तरफ से 5 है, एक तरफ से 3 है, 5 - 3 2 बाकी बचा, मतलब यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा कितना, 2F जितना है। नाउ द ब्लॉक विल मूव, नाउ द ब्लॉक विल मूव। ओके फाइन, so we can say that the friction is a self adjusting force until the object is not moving, right? अगर आपको ऑब्जेक्ट को मूव कराना है ना, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना सरफेस का, उससे ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम फोर्स से कम फोर्स देने वाले हो तो ये फ्रिक्शन भी क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा और ऑब्जेक्ट को मूव नहीं होने देगा। बट वंस you cross that maximum friction force, the object will comes in motion. Okay, Yes. fine. Now consider that you are bicycling, आप साइकिलिंग कर रहे हो, ओके, और आपने ना एक पॉइंट के बाद पेडल मारना बंद कर दिया, क्या होगा, साइकिल चलती जाएगी, आगे चलती जाएगी, चलती जाएगी। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, साइकिल ऑब्वियसली रुक जाने वाला है बाय कवरिंग सम डिस्टेंस। अगर आपने पैडलिंग बंद कर दिया तो क्यों रुक रहा है साइकिल, बिकॉज फ्रिक्शन, जो टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन है ना, वो आपकी मोशन को रोक देगा। ओके, इफ यू वांट कि साइकिल जो है वो एक ही स्पीड से चलता रहे, देखो देखो, दिस इज द बाइसिकल, ओके, कंसीडर दिस इज द बाइसिकल एंड यू आर सिटिंग हियर, whatever, you are sitting here like this, okay, and consider you are moving in this direction, so friction will oppose your motion. Okay, just consider that the friction is acting F. How much friction is acting, F? If you will stop pedaling, because of this friction force, you are going to stop eventually. If you want to move with the same speed, अगर आपको एक ही स्पीड से बढ़ते रहना है, then you just have to balance this friction. If you balance this friction, there will be no net force. If you pedal, that means you are giving the force, right? If you are pedaling, that means you are giving the force. Okay, fine. And if this force is also F, if this force is also F, then you can see friction इस तरफ F है, आपका force इस तरफ F है, there will be no net force. That means you will keep on moving with the same velocity. What will happen? You will keep on moving with the same velocity. If you want to accelerate, what you have to do? If you want to accelerate, you have to pedal in such a way that your force is more than friction. If your force is more than this friction, you will accelerate. आपकी speed बढ़ेगी, राइट। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रिक्शन फोर्स, एंड ड्यू टू द फ्रिक्शन एवरी ईयर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट, और वी कैन से वेस्टेज, राइट। यू नोज दैट टायर घिस जाते हैं, ब्रेक के लाइनर घिस जाते हैं, ओके, देन मशीनरीज जो होगा इंडस्ट्री में, they will also tear because of the friction. How we can reduce the friction? Very simple. To reduce the friction, we can do oiling, or we can do greasing, right? Or we can just polish the surface. By doing all these things, we can make the surface smooth and the friction can be minimized. Okay, so this is all about your first lecture of the chapter force and laws of motion. Okay, so we have discussed today about what is force, what is balanced and unbalanced force, and what is the frictional force. In the next class, we will start looking into the laws of motion, and first law of motion कहीं ना कहीं यहाँ पे आ ही चुका है already, but we will talk about this in the next lecture only. Okay.